भी जान लें कि एसेट क्लास का मतलब क्या है और कैसे कैसे उनको समझना चाहिए। प्रकाश जी, आपसे शुरू करें, ब्रीफली रखिएगा सर जी। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, देखिए एसेट क्लास को समझने के लिए एक बहुत सिंपल चीज है कि हम लोग अपना जब अपने लिए कपड़े बनाते हैं या खरीदते हैं या हमारे वार्डरोब में खोल के देखते हैं तो अलग अलग किस्म के कपड़े क्यों रहते हैं। कई जगह हल्के फुल्के कुर्ता टाइप हो गए, टी शर्ट्स हो गई, कई जगह आपके सर्दियों में काम आने वाले स्वेटर जैकेट हो गए, और कई जगह रेनकोट छाता भी रहता है, मतलब इस टाइप की वो भी चीजें रहती हैं। वो इसलिए है कि मौसम हर बार बदलता रहता है और जैसे जैसे मौसम बदलता है आप उसको अपनाने के हिसाब से अपने जो है कपड़ों का चयन करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। एसेट क्लास जो सिलेक्शन है या एसेट एलोकेशन का जो काम है वो इसी तरह से चलता है। कोई भी मार्केट एक ही दिशा में या एक ही तरह से नहीं चलना, या जैसे डेट मार्केट हो गया जो इंटरेस्ट रेट वाली चीजें हैं, या सोने वाला मार्केट है, गोल्ड का मार्केट है, या इक्विटी मार्केट है। हर एक मार्केट के उतार चढ़ाव और जो चाल चलन है वो अलग रहेगी। तो जब जो मार्केट अच्छी तरह चल रहा है उसमें से आप फायदा ले सके और जो चीज नहीं चल रही है उसमें आप फंसे ना रहे, इसलिए हम एसेट एलोकेशन करते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। ये चीज आपको कैसे इसमें साइंटिफिकली डिजाइन होती है ये संजीवा जी समझा देंगी, पर सिंपल भाषा में इसलिए बहुत जरूरी है कि एक प्रकार के इन्वेस्टमेंट में ना रहिए कि सारा ही पैसा इक्विटी में लग गया या रियल एस्टेट में लग गया, तो आप वहां पे अटक ना जाए, ताकि आपको पूरा पूरा फायदा आपके इन्वेस्टमेंट से संपत्ति बनाने में भी कामयाब रहे। जी संचिता जी समझाइए। धन्यवाद। इसमें है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए फैमिली को खाना खिलाने के लिए, तो आप 100 रुपए का पूरा चावल तो नहीं ले लेंगे कि सबको सिर्फ चावल ही खाना है। तो आप अलग अलग भांति के अलग अलग सब्जी वगैरह फ्रूट्स वगैरह लेंगे, राइट। तो सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट्स में जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कहते हैं कि उनको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता। तो उसमें क्या है, आपका इक्विटीज है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है, फिक्स्ड इनकम जैसे प्रोडक्ट्स, डेट प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इन सबको, लाइफ इंश्योरेंस है, रिस्क मैनेजमेंट है, थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, लिक्विडिटी को भी मद्देनजर रखते हुए, ये सब, इन सब को अंडरस्टैंडिंग करते हुए हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो अपने लिए सही है, मेरे लिए सही इन टर्म्स ऑफ मुझे कितना लिक्विडिटी चाहिए, मुझे कितना इनकम जनरेटिंग चाहिए। उस हिसाब से हम मान लीजिए 80% डेट ले लेते हैं, या 20% इक्विटी ले लेते हैं, या 15% इक्विटी ले लेते हैं, 5% गोल्ड ले लेते हैं, 10% इंटरनेशनल फंड्स ले लेते हैं, 10% रियल एस्टेट ले लेते हैं, और बाकी हम फिक्स्ड इनकम। इस तरीके से हम जो पोर्टफोलियो डिजाइन कर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वो हर इंडिविजुअल का अलग होता है, उनके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। इसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। परफेक्ट सर, इस पे कोई दोहा हो जाए? विनायक जी। दोहा तो बिल्कुल है। आमतौर पे हम लोग जब बात करते हैं कि इक्विटी की ज्यादा लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैं आगे ले जाऊंगा जहां से संचिता जी ने खत्म किया, कि जब आपने डिसाइड कर लिया एसेट एलोकेशन, उसके साथ ही आपके जो गोल्स हैं तो वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, राइट। और ऐसे में मैं बात यही कहूंगा कि शॉर्ट टर्म गोल हो तो कभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। और जब आपको लगता है, इवन अगर लॉन्ग टर्म गोल है और आपको लगता है कि नहीं मेरा 5-6% से भी काम हो जाएगा, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि मुझे हर किसी को इन्वेस्टमेंट इक्विटी में करना चाहिए। तो रहीम जी का ये दोहा जो है कि कहा कामरी पामड़ी जाड़ गए से काज, कि वो कंबल है या पश्मीना शॉल है या महंगी चीज है, उससे मतलब नहीं है। ठंड जानी चाहिए, जाड़ गए से काज, रहीमन भूख बुताइए, कैसे मिले अनाज। आप उसके चक्कर में मत रहिए कि रिटर्न कहां से आ रहा है, आपकी भूख मिटनी चाहिए, यानी आपके गोल अचीव होने चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। और ऐसे में आपको जो एसेट एलोकेशन की संचिता जी ने बात की, उसी के साथ साथ ये है कि अगर आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं है तो आप रिस्क ना लें। आपको देयर इज अ रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज, एट द सेम टाइम देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट इन्वेस्टिंग इनटू इक्विटीज। लेकिन अगर बिना इक्विटी में इन्वेस्ट किए भी आपका गोल अचीव हो जाता है तो काम आपका बिल्कुल बन जाएगा।
और ऐसे में अपने गोल्स के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करिए और उसके बाद आप प्रोडक्ट का चुनाव करिए। संचिता आप कुछ जोड़ना चाह रही थी शायद। हाँ, एक और पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहती थी, मैं भूल गई। टैक्स एफिशिएंसी भी इसमें काफी मायने रखते हैं। तो आप टैक्सेशन को भी अंडरस्टैंड कीजिए। हर प्रोडक्ट का अलग टैक्सेशन होता है, अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये एक्सपेंसेस जानना, टैक्सेशन इम्पैक्ट जानना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आमतौर पे लोग ग्रॉस रिटर्न की बात करते हैं। थैंक यू संचिता जी, आपने ये अच्छे टॉपिक उठाया। एक्चुअली नीरज जी, अगर आप देखेंगे कि 140 लाख करोड़ रुपए करीब करीब बैंक डिपॉजिट्स में है। हाँ, और वो है करीब 6% से कम के इंटरेस्ट रेट पे है। करेक्ट। और अगर आज आप रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो डेटा आया है 7.61%। हाँ। तो जो बैंक लोगों को बड़े अच्छे लगते हैं कि ये बड़े अच्छे बैंक हैं, इनके साथ मैं डिपॉजिट करूं जी, तो वो लेस देन 6% पे इन्वेस्ट करने को तैयार है, जबकि उनको ये इस बात का इल्म नहीं है कि इन्फ्लेशन 7.6% है तो उनका रिटर्न जो है वो नेगेटिव है। राइट तो राइट, बिल्कुल सही। इन्फ्लेशन और टैक्स, ये जो दो दानव है जो आपकी जेब में बहुत बड़ा छेद करते हैं, इसके बारे में लोगों को जानना बहुत जरूरी है। करेक्ट। प्रकाश जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं नीरज जी, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एसेट एलोकेशन का जो मूल मंत्र है, क्यों कामयाब रहता है ये, उसमें 3 परिबल है। एक होता है सेफ्टी, दूसरा है जो सेफ्टी मतलब जिसमें रिस्क कितना है। जैसे आपने एफडी करी तो उसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है लेकिन रिटर्न नहीं है। तो सेफ्टी, रिटर्न्स और लिक्विडिटी, तरलता, कि कितनी जल्दी आपको पैसा वापस आता है। कई लोगों का ऐसा मानना, हमारे साथ कई ऐसे निवेशक आपके सवाल पूछेंगे कि रियल एस्टेट में पैसा बहुत बनता है, ये इक्विटी तो सट्टा बाजार है, यहां तो कुछ बनता ही नहीं है। अब रियल एस्टेट में पैसा जरूर बनता है आपका, लेकिन आपके पास लिक्विडिटी नहीं रहती। तो जो इक्विटी मार्केट आपको लिक्विडिटी दे पाता है, या फिक्स डिपॉजिट या कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम में आपने पैसा लगाया जो लिक्विडिटी, ये तीनों परिबल का जो कॉम्बिनेशन है, ये हर एक के लिए अलग अलग है। और उस लिहाज से जब कोई चीज, एक चीज नहीं चल रही हो या एक आपका पलड़ा थोड़ा सा हल्का नरम हो जाए तो दूसरी चीज उसको परिपूर्ण करेगी। तो ये बैलेंसिंग जो होता है उस वजह से, और नोबेल प्राइज विनिंग एक स्टडी हुई थी जिसने ये हासिल किया और एक एस्टैब्लिश किया कि 94.8% प्रोबेबिलिटी आपके गोल्स अचीव करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके एसेट एलोकेशन से है। कि उसमें इक्विटी में कौन सा शेयर लेते हैं इससे नहीं होता इतना फर्क पड़ता, वो सिर्फ 6% पड़ता है, 5.5% पड़ता है। आप कौन सा एफडी लेते हैं उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपका एसेट एलोकेशन अगर सही है तो आप सोचिए आप 94.8%, 94.86% जो भी है वहां तक आप कामयाब हो सकते हैं।